Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. How are you? Hopes you are all fine. Okay. You will have to open your this book, understand and communicate, as you all know very well that we were doing our lesson number 21. In our previous lecture, we have done the translation of this unit. Today we are going to डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस यूनिट। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि हम 21 यूनिट कर रहे थे और टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस यूनिट। यूनिट नंबर 21 के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यू विल हैव टू राइट द पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दैट यूनिट नंबर 21 और फिर नीचे आप हेडिंग दोगे क्वेश्चन आंसर। First, I will read out the question, and according to the sense of question, we'll give the answer of the question. Substantiate the fact that the moon is continually changing its direction. Substantiate का मतलब होता है तहकीक करना या हकीकत जो है वो वाज़े करना, सबूत देना। इस हकीकत का सबूत देना है कि चाँद जो है वो अपनी सिमत मुसलसल बदल रहा है। आंसर इसका देखें। मार्कर से आपने लिखना है क्वेश्चन और पेन से आपने लिखना है आंसर। The moon continually changes its direction as it revolves around the earth once a month or more, exactly 27 1 by 3. So we come to this conclusion that moon is not standing still. अब ये क्यों है कि चांद हमेशा जो अपनी डायरेक्शन सिमत है वो चेंज कर रहा है। वो ये कि चांद हमने पढ़ा था कि चांद जो है वो 27 1 by 3 डेज में अपना चक्कर जो है वो मुकम्मल करता है। तो इससे ये साबित हुआ चक्कर लगाने के लिए क्या होता है, आप अगर एक ही जगह पे खड़े हैं तो आप कैसे अपने जो है ना वो एक राउंड को कंप्लीट कर सकते हैं। राउंड लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। तो इसी तरह से चांद के बारे में ये साबित हुआ है कि चांद भी अपनी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से हम ये नतीजा पर पहुंचे हैं कि जैसे जैसे चांद मूव करता है तो वो एक माह में या 29 डेज में अपना चक्कर जो है वो मुकम्मल कर लेता है। Your second question is explain why only those parts of the moon facing the sun are bright. कि चांद के वो हिस्से जिन पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो रोशन क्यों होते हैं। हमने अपनी ट्रांसलेशन में भी इसको डिस्कस किया था। आज हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है। ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द मून फेसिंग द सन आर ब्राइट बिकॉज द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन बट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। जब आप ट्रांसलेशन करते हो ना तो मैं आपको कहती हूँ कि ट्रांसलेशन आपने अच्छे से करनी है। ट्रांसलेशन अच्छे से करने का क्या फ़ायदा होता है कि जो इसकी एक्सरसाइज होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, एमसीक्यूज़ होते हैं, ये क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इजी बन जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये हमने एक पैरा पढ़ा था कि जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो रोशन होते हैं चांद के हिस्से, और जिन पर नहीं पड़ती वो तारीक होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, उसी क्वेश्चन वही चीज़ जो है वो हमारी क्वेश्चन में आ गई है। तो अगर आपने ट्रांसलेशन अच्छे से सुनी हो तो फिर ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि चांद के वो हिस्से जिन पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो इसलिए रोशन होते हैं क्योंकि चांद की तो अपनी कोई रोशनी नहीं होती। तो ये सिर्फ सूरज की जो शुआएं या सूरज की रोशनी जो उस पर पड़ती है उसी वजह से ये रोशन होता है। ओके जी, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ द ओल्ड मून इन द न्यू मून। हम कहते हैं ना कि नया चांद जो है वो पुराने चांद की आगोश में है। इसका क्या मतलब होता है कि नया चांद जो है वो पुराने चांद की जगह ले रहा होता है। तो आंसर इसका देख लेते हैं। We mean that the new moon can be seen against an outline of the old moon, यानी उसकी एक आउटलाइन बन रही होती है। तो जब चांद अपना चक्कर मुकम्मल करता है, या चांद जब हमने पढ़ा था ना कि फुल मून जब ये होता है तो इसकी होल डिस्क इसकी सारा ये रोशन हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि नया चांद जो है पुराना चांद नए चांद की आगोश में का यही मतलब है कि हम पुराने चांद में नए चांद को देख रहे होते हैं। यानी पुराना चांद ख़त्म हो रहा होता है और नया चांद आगे से बन रहा अपनी आउटलाइन तक जा रहा होता है। व्हाट इज़ द लाइट बाय विच वी सी द ओल्ड मून। क्या मतलब है इसका कि व्हाट इज़ द लाइट बाय विच वी सी द ओल्ड मून, हम कैसे उसको पुराने चांद को देखते हैं। द लाइट बाय विच वी सी द ओल्ड मून इज़ द लाइट फ्रॉम द सन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ। कहाँ से आती है वो, ज़मीन से, ऑन द फेस ऑफ द मून। और कहाँ पे ये पड़ती है, चांद के चेहरे पर, यानी चांद की तरफ जो पड़ती है वो रिफ्लेक्ट कहाँ से करती है, ज़मीन की रोशनी से। Our next and last question is it true to say that the earth is lighted up in exactly the same way as the moon? गिव रीज़न। अब हमने रीज़न देनी है कि अर्थ जो है वो रोशन होती है उसी तरीके से जैसा कि चांद रोशन होता है। तो हमने इसको रीज़न देनी है।
आंसर लिखना है इसका, येस इट इज़ ट्रू टू से दैट द अर्थ इज़ लाइटेड अप इन एग्जैक्टली द सेम वे एज द मून, कि जी हाँ, उन्होंने कहा है आंसर में ये बिल्कुल राइट है कि ऐसा ही है कि ज़मीन जो है वो रोशन होती है उसी तरीके से जैसे चांद रोशन होता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, कि ना तो ज़मीन की कोई अपनी रोशनी है और ना ही चांद की अपनी कोई रोशनी है, बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, लेकिन ये किसकी वजह से रोशन होते हैं, सिर्फ सूरज की रोशनी की वजह से, ना ज़मीन की अपनी कोई रोशनी है और ना चांद की अपनी रोशनी है, ये रोशन किससे होते हैं, सिर्फ सूरज की रोशनी से। हाउएवर द पार्ट ऑफ द अर्थ और मून अवे फ्रॉम द सन इज़ नॉट कम्प्लीटली डार्क, in case of the earth's light is reflected on it by the moon and in case of the moon light is reflected on it by the earth। अब ये बताया हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था कि चांद के जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो रोशन हो जाते हैं और जिन पर नहीं पड़ती वो रोशन नहीं होते, वो तारीक होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ज़मीन के बारे में लें, जब ज़मीन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या होती है, पूरी ज़मीन रोशन हो जाती है, ऐसे लग रहा होता है कि हर चीज़ हमारे सामने क्लियर हो गई है। तो इसी तरह से जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वो तारीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, जब ये मशरिक से निकलता है तो ये मशरिक वालों को रोशन कर देता है, हर चीज़ को रोशन कर देता है, और मगरिब में उस वक्त क्या होती है, रात होती है। और इसी तरह से जब ये सूरज मगरिब में गरूब हो जाता है तो ये कहाँ पे जाके निकलता है, मगरिब में। सम ये होता है ना कि कुछ इलाकों, कुछ कंट्रीज़ में रात हो रही होती है उस वक्त, कुछ कंट्रीज़ में, तो यही वो चक्कर है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो रोशन हो जाते हैं और जिन पर नहीं पड़ती वो तारीक रहते हैं। आई थिंक सो यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट था, आपने इसको अच्छे से रीड आउट भी करना है और इनकी साथ में क्वेश्चन आंसर और जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह है आपने कर लेनी है। ओके क्लास, नाउ यू कैन सी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन पैराग्राफ नंबर 16 और 18, टुडे हम करेंगे 25। और ये आपको पता है आपकी ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बुक से है, इसकी जो उर्दू है, ठीक है क्लास, इसकी उर्दू आपको लिखी हुई आएगी और आपने अकॉर्डिंग टू द लाइंस आपने इसको ट्रांसलेशन इसकी कर देनी है। ओके इसको रीड आउट करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन मक्का, MAKK, इसको डबल K कर लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। हिज फादर्स नेम वॉज अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। हिज ग्रैंडफादर ब्रॉट हिम अप। ब्रॉट हिम आपको मतलब होता है परवरिश करना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 वर्ष के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली। ही गॉट मैरिड टू हज़रत खदीजा व्हेन ही बिकेम 25 ईयर्स ओल्ड। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पैगंबर हूँ। When he was 40 years old, then he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, I'm a prophet। मेरी बात गौर से सुनो, listen to me carefully। खुदा एक है और इसकी इबादत करो। अल्लाह इज़ वन एंड वर्शिप हिम। आप देख रहे हैं हिम, ही कैपिटल लिखे हुए हैं। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन वर्ड्स को यूज़ करना है तो आपने इनको कैपिटल ही रहने देना है, और गॉड वर्ड यूज़ नहीं करते, आपने अल्लाह वर्ड यूज़ करना है, बिकॉज द वर्ड अल्लाह हैज़ नो प्लूरल और नो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो आपने इसको क्या करना है, ऑलवेज यूज़ द वर्ड अल्लाह। अल्लाह एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा नहीं होता। ये अल्लाह ताला के लिए जो है वो हमेशा अल्लाह का वर्ड यूज़ करें। ओके क्लास, ये था आपका ट्रांसलेशन पैराग्राफ। ये 3 ही थे आपके सिलेबस में इंक्लूड और आज हमने थर्ड वन भी कर लिया है। योर डायरी इज़ यूनिट 21 क्वेश्चन आंसर। आपने 21 के क्वेश्चन आंसर करने हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द क्वेश्चन यू विल हैव राइट डाउन द आंसर। आप समटाइम क्या करते हो, क्वेश्चन को रीड आउट करते नहीं हो और आंसर किसी और क्वेश्चन का दे देती हो। एक तो आपने इसको समझ के करना है, मैंने आपको क्वेश्चन की भी ट्रांसलेशन बताई है और आंसर्स की भी। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द क्वेश्चन आपने आंसर देना है। ट्रांसलेशन पैरा लर्न करना है। ट्रांसलेशन पैरा पहले भी मैंने आपको बताया उर्दू लिखी हुई आएगी और आपने इंग्लिश लिखना होगी। तो आपने याद क्या करनी, आपने याद करनी है इंग्लिश। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।